आप अपनी जिंदगी में आने उतार चढ़ाव से परेशान हो चुके हैं? क्या परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती? बार बार धन में नुकसान होता है, व्यवसाय में बार बार नुकसान होता है, शादी में इतनी अड़चनें हैं, अगर शादी हुई तो जीवन सुखी नहीं है। इस तरह की परेशानियों से दूर होने के लिए ना जाने आपने अनेकों लोगों की तरह कितने रुपए खर्च कर दिए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और आपका खुश रहने का ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। लेकिन अब आपके सारे ख्वाब होंगे पूरे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं लाल किताब संहिता में। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं लाल किताब के महान ज्ञाता और ज्योतिष आचार्य श्री मोहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। अभी आचार्य जी, बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो खुश रहें। बहुत से लोग अपने जीवन में कई सपने सजाते हैं, लेकिन कई सपने तो छोड़िए, कई बार जीवन एक ही सपने को पूरा करने में निकल जाता है और वो सपना भी अधूरा ही रह जाता है। तो अगर हम लाल किताब संहिता की बात करें, आपने इतने सालों का रिसर्च किया है, इतने सालों का आपका जो अध्ययन था वो सब लाल किताब संहिता में सम्मिलित आपने किया है। जानना चाहूंगी, लाल किताब संहिता में किन किन ग्रंथों का समावेश है या क्या कुछ चीजें हैं? लाल किताब अपने आप में ही इतना बड़ा ग्रंथ है कि जिसका अथाह पाना मुश्किल है। लाल किताब में इतना चमत्कारी गणित दिया गया है, इसको हम किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। मनुष्य का भाग्य हो, चाहे या वो क्रिकेट की प्रेडिक्शंस करनी हो, कमोडिटी मार्केट की भविष्यवाणी करनी हो, यानी कि सोने चांदी की, उसके रेट्स की जी, आपको शेयर एंड स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी करनी है, या और भी जीवन में कोई भी ऐसी चीज है, उसके बारे में हम लाल किताब माध्यम से जान सकते हैं। लाल किताब के अंदर 5 प्रकार की चीजों का समावेश किया गया था। भारतीय ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, फेंगशुई, फेंगशुई का एक इनडायरेक्ट रूप में प्रयोग किया गया, और भाग्य रत्न, इन सब चीजों को लाल किताब में लिखा गया। और हमने जो लाल किताब संहिता बनाई, इसमें हमने उसको प्रैक्टिकली हर आदमी के प्रयोग के लिए बना दिया जी। यानी कि लाल किताब पढ़ के तो आप अपने लिए वो सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन यदि आप लाल किताब संहिता पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, जिससे आप अपने जीवन के, अपने भाग्य को बदल पाएंगे जी। तो लाल किताब संहिता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसी जो पत्रिका कह लें हम, जिसमें भाग्य आपका छिपा हुआ, उसके माध्यम से आप ना केवल जान सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कैसे उतार चढ़ाव होंगे, अर्थात आपका भाग्य प्रतिशत कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, और यदि कम है तो उसको बढ़ाने के क्या उपाय होंगे, और वो क्या सही उपाय होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उपाय आप कर लें और आपका भाग्य बदल जाएगा। हर एक समस्या के लिए एक सही उपाय होता है, और यदि आप वो सही उपाय करते हैं तो आपको उसके शुभ फल की प्राप्ति होती है। और वही यदि कहीं आपने गलत उपाय कर दिया तो सब कुछ गलत हो सकता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे उपाय करने पड़ सकते हैं। अच्छा, कई बार उपाय उल्टे भी पड़ सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। चलिए, आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आचार्य जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स दीजिए। जी, मेरा नाम हसन बिलाल है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1990 और जन्म स्थान है सहारनपुर, दोपहर के 1 बजे जी। तो चलिए देखते हैं आपका क्या प्रश्न है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब लगेगी सरकारी। वो मैं फॉर्म भरता रहता हूँ, लेकिन अब तक लगी नहीं है। मैं अब तक प्राइवेट जॉब में फंसा हुआ हूँ। और सर, मैं नया घर कब ले पाऊंगा जी। और सर, वैसे हम मुस्लिम्स में लाल किताब में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोग्राम देखता हूँ, वहाँ पे एक ही प्रोग्राम में कई सवालों के जवाब दे देते हैं। इसलिए मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जानना कि मेरी लाल किताब बन सकती है जी। देखिए, मैं आपके भाग्य की बात करूं, जीवन में उतार चढ़ाव की बात करूं, तो इस समय आपका भाग्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है, अर्थात 100% पर आपका भाग्य चल रहा है। मैं उस ग्राफ में देख रहा हूं इस समय कि आपका 2008, 9, 11 और 2012 और 2014 में भाग्य 100% पर है। पहले मैं आपको बताऊंगा आपका व्यवसाय, कि क्या आपने सरकारी नौकरी की बात की है, क्या आपको मिल सकती है या नहीं।
पहली बात, ईमानदारी के काम और व्यापार आपके लिए शुभ है। सरकारी नौकरी भी या सरकारी व्यापार भी आपके लिए शुभ है। समुद्री यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है। आर्मी को आप गुड सप्लाई करें, वहां से भी आपको फायदा मिल सकता है। ये 4-5 मैंने आपको अच्छे योग बताए जो आपके व्यवसाय के हैं। अब हम बात करते हैं आपके ग्रहों की और आपके उपाय की कि किन उपायों द्वारा आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि आपका भाग्य 100% पर है। जो वर्तमान साल आपका चल रहा है, शनि, राहु और गुरु, ये 3 ग्रह आपके खराब हैं। हमें शनि को शुभ करना होगा, जिसके लिए बंदर की कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करें। उसको चने दे दें, गुड़ दे दें और काला सुरमा या काला नमक आप खेती की जमीन में दबा दें। इससे आपका शनि शुभ हो जाएगा। अब राहु की बात करें तो रात को पानी का बर्तन सिरहाने रखकर सुबह उसे कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें और 400 ग्राम सिक्का लें और उसे बहते पानी में बहा दें। इससे आपका राहु शुभ होगा। गेहूं और गुड़ और तांबे का दान मंदिर में या धर्मस्थल में देने से आपकी शुभता बढ़ेगी। तीसरा आपका ग्रह है वह है गुरु खराब, जिसके लिए घर में रतियां या लाल रंग या मंगलबत की चीजें, यानी कि ये अवश्य आपके घर में पड़ी होंगी। या तो लाल रंग की कुछ वस्तुएं या रतियां आपके घर में पड़ी होंगी जो आपको अशुभ फल दे सकती हैं। इनको आप पीले कपड़ों में, जो भी लाल रंग की वस्तु उसको पीले कपड़े में बांध कर रखें तो गुरु आपका शुभ हो जाएगा। आप काले व्यक्ति से, काने व्यक्ति से और डाक के वृक्ष से दूर रहें, ये आपको हानि दे सकते हैं। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके भाग्य की शुभता जो आप, मैं देख रहा हूं इस समय 100% पर, तो आपको प्राप्त होगी और नौकरी भी आपकी लगेगी और आपके बाकी कार्य भी सिद्ध होंगे। जी आचार्य जी, जैसे कि इनका भाग्य जो है वो 100% पर है इस वक्त, लेकिन इन्होंने कुछ उपाय नहीं किया और भाग्य का जो फल इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आपने सुरक्षा चक्र के उपाय की बात की है। सुरक्षा चक्र क्या है और किस तरह के उपाय होते हैं उसके? जैसे हमने अभी इनकी कुंडली में देखा कि ये 3 ग्रह इनके खराब थे, शनि, राहु और गुरु खराब थे। अब यदि जो उनके सही उपाय बनते हैं, हाँ। यानी कि शनि और राहु पहले घर में और गुरु इनका जो सप्तम घर में मंदा था, उसका यदि सही उपाय करेंगे तो सुरक्षा चक्र का उपाय बन जाएगा। अच्छा, जो बाकी उपाय हैं, नकली हम उपाय करते हैं, उनको हम सुरक्षा चक्र के उपाय नहीं मानते। हाँ, सटीक उपाय जो मैंने अभी बताई ये सारे ही सुरक्षा चक्र के उपाय थे। जी, जैसे बंदर की सेवा करना है, शनि पहले घर में खराब है तो बंदर की सेवा करोगे तो शनि ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और लाल किताब संहिता का यही तो उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो भटकाव की स्थिति आई हुई है, आपका जीवन जो उलझा हुआ है, वो सब उलझने दूर हों और जीवन को एक सही दिशा मिले। अगर आप अपनी सही दिशा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सही दिशा में चलेंगे तभी आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप ये सब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लाल किताब संहिता आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था के नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी एक सवाल मेरे मन में है, एक इंसान पता नहीं कितने साल मेहनत करता है, उसके बाद वो एक घर बनाता है और जैसे ही उस घर में गया तो बहुत सी परेशानियां आ गई। घर की एक जो सुख शांति, परिवार का आपस में जो प्रेम था वो सब खत्म हो गया। मतलब कहीं ना कहीं वास्तु में कमी है। तो क्या लाल किताब संहिता के माध्यम से उस वास्तु के उपाय भी जाने जा सकते हैं? यदि हम लाल किताब संहिता की बात करें तो उसमें हम बकायदा मकान के बारे में बताते हैं कि आपको मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए तो कब आपके लिए वो शुभ योग आएगा, शुभ वर्ष आएगा जिसमें आप मकान बनाएं। क्योंकि सबसे जो डेंजरस या खतरनाक बात मैं समझता हूँ मकान के केस के अंदर, शनि 12 घरों में केवल 4 घरों में ही शुभ होता है जब आप मकान बना सकते हैं या जिनके लिए मकान शुभ है। बाकी जो 8 घर हैं उसमें उन लोगों के लिए मकान बनाना शुभ नहीं होता, कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 66% केसेस के लिए मकान बनाना अशुभ होता है। केवल 33% लोग ही मकान से फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप मकान बनाते हैं तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान आपका सामने पड़ा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर मकान जब भी बनाएं तो आप अवश्य लाल किताब संहिता का सहारा लें। वो वर्ष चुने, पहले तो योग चुने कि आप मकान बना सकते हैं नहीं बना सकते, और फिर वो वर्ष चुने कि किस साल में आपको बनाना चाहिए और क्या सावधानियां आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि कोई उपाय है तो क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे मकान बनाते समय आपके लिए सारा कुछ शुभ हो, अशुभ ना हो। हमारे साथ लाल किताब के महान ज्ञाता और ज्योतिष आचार्य गौतम मोहन जी हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है आप यहाँ पर हमें फोन कर सकते हैं। आपका फोन अगर नहीं लग पाता, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। आप संस्था में कॉल कीजिए, वहां पर भी आप विस्तार से अपनी समस्या बांट सकते हैं। आप अगर लाल किताब संहिता मंगवा सकते हैं तो भी आप संस्था में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। और अब बेकार के नुस्खे या फिर बेकार के जो कार्य हम अक्सर
करते रहते हैं, जिसमें अपना धन भी हम गंवाते हैं और साथ ही साथ वक्त भी बिताते हैं, उससे बाहर निकलिए, सही उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी को, अपने जो आपकी राहें हैं उनको एक सही मार्ग दीजिए, एक सही मंजिल तक आप पहुंचिए। ये सब आपको लाल किताब संहिता के माध्यम से पता लग सकता है। जीवन की जितनी भी उलझने हैं, उन उलझनों को सुलझाने का वक्त आ गया है और वो उलझने सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं सुलझेंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फोन आपको आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। अभी आचार्य जी, एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ। लाल किताब संहिता की जब बात कर रहे हैं, वास्तु है, लाल किताब जो एक महान ग्रंथ है उसका समावेश है, फेंग शुई का भी आपने कहा था इसमें समावेश है, वो क्या होता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूँ तो फेंग शुई एक वेस्टर्न साइंस है, वेस्टर्न की वास्तु साइंस हम कह रहे हैं कि वास्तु भारतीय विज्ञान है और फेंग शुई विदेशी विज्ञान है जी। लेकिन लाल किताब ने अलग ही तरह से हर चीज को डील किया। लाल किताब ये कहती है कि यदि कहीं कुत्ता, जैसे डॉग बोलते हैं, वो काले रंग का है तो वो केतु है, लेकिन यदि वही कुत्ता भूरे रंग का तो बकरी है, क्योंकि उसका रंग बहुत महत्व रखता है। आप घर में जितनी भी वस्तुएं स्थापित करते हैं उसका कुछ ना कुछ किसी न किसी ग्रह से संबंध है, और यदि वो ग्रह आपने अपने घर में सही दिशा में रख दिया तो उसका शुभ फल है, और यदि वही ग्रह आपने, वही वस्तु आपने कहीं उल्टी दिशा में रख दी तो उसका अशुभ फल आपको मिल सकता है। तो चाहे वो वास्तु है या वो फेंग शुई, उन सभी चीज़ों का, उन सभी वस्तुओं का वास्तु से संबंध है, फेंग शुई से संबंध है और लाल किताब से संबंध है। यदि आप वो सब एक तरीके से एक विज्ञान के द्वारा आप उसको सहायता प्राप्त करते हुए आप उसे इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं, तो आपके लिए शुभता बढ़ती है। लेकिन वही वास्तु की वस्तुएं या फेंग शुई की वस्तुएं आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में अशुभता आ सकती है। तो लाल किताब संहिता में इन सभी बातों का समावेश किया गया, अर्थात वास्तु, फेंग शुई, भाग्य रत्न जो आप रत्न धारण करते हैं, जेमस्टोन्स, लाल किताब के उपाय और वैदिक ज्योतिष, इन सभी पांचों शक्तियों को इकट्ठा करके एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया गया जिससे आप इन सभी शक्तियों को अपने भाग्य के बदलने में, अपने भाग्य को बढ़ाने में प्रयोग कर सके और जीवन को सुखमय बना सके। जी, लेकिन अभी बहुत से दर्शक यही नहीं जानते कि लाल किताब की उत्पत्ति कहां से हुई है। जी, लाल किताब को एक ऐसे महान व्यक्ति ने लिखा जिनका नाम था पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी। यूं तो उनके भाई ने, कहते हैं कि ये लाल किताब संहिता, जो लाल किताब लिखी और फिर उन्होंने वो केवल उसको लिखा। तो ये एक ही फैमिली थी जो पंडित गिरधारी लाल शर्मा की थी जिन्होंने इस लाल किताब को लिखा। ये कहते हैं कि लाल किताब उनको किसी दिव्य शक्ति ने, जो दृश्य नहीं थी, उसने लिखवाई, या भूत शक्ति कह लें, उसने लिखवाई, जो एक बहुत ही गूढ़ी, महान और एक ज्ञान से भरी हुई आत्मा थी और जिसको ज्योतिष का सारा ज्ञान था। वो बोलते गए और वो लिखते गए। इस प्रकार से लाल किताब संहिता की या लाल किताब की रचना हुई। तो लाल किताब संहिता की उत्पत्ति हुई लाल किताब से जी, जिसका जिसका हमने वैज्ञानिक एक प्रयोग किया और व्यक्ति मात्र के लिए प्रयोग किया, क्योंकि लाल किताब तो एक पूरा ग्रंथ है। हाँ। जिसके अंदर आपको पांचों प्रकार से, अर्थात वास्तु भी उसी में है, लाल किताब के उपाय भी उसी में, समुद्रिक शास्त्र भी उसी के अंदर है, वैदिक ज्योतिष भी उसके अंदर है, जेमस्टोन्स भी उसी के अंदर हैं। लेकिन हमने इन सभी चीज़ों को वहाँ से निकाल के आपके प्रयोग के लिए और केवल आपके लिए उसे बनाया है। तो इसका नाम है लाल किताब संहिता। आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, अजय बोल रहा हूँ। जी मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा अजय जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। मेरी अभी शादी हो रही है, मेरी 21 साल की एज है। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले बताइए हमें। 25/1/1991। और आपका जन्म समय? मेरा जन्म समय है सुबह 4:30। जन्म स्थान? जन्म स्थान नोहर। जी। ये कहाँ पे है? ये मैम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान में। जी, चलिए अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए अब। जी सर, मेरी 21 साल की एज में भी शादी हो रही है। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मगर फिर भी मेरी फोर्सली शादी हो रही है। तो मैं चाह रहा था कि अब भी मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे कहीं आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, मेरी शादी के लिए एज ठीक है या नहीं है। जी। और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मेरा भी
मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और अच्छी जॉब है मेरी आज, मगर फिर भी मैं और अच्छी जॉब के लिए कहीं ट्राई करता हूँ, मेरा काम सब हो जाते हैं और मगर होता नहीं है, काम बनता नहीं है। तो पहले तो आपकी शादी की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि 2012 में यदि आप शादी करते हैं, 2012 का मतलब है कि आपकी 25 जनवरी 2012 से और 24 जनवरी 2013 के बीच में यदि आपकी शादी होती है तो आप जीवन में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। ना ये बहुत शुभ योग होगा ना अशुभ योग होगा, एक न्यूट्रल सा आपके लिए योग होगा। लेकिन यदि आप अपनी शादी 25 जनवरी 2013 के बाद करते हैं तो आपके लिए शादी का एक शुभ योग होगा और इससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी, शुभता रहेगी, आपकी शादी भी शुभ होगी। अब जो आपने समस्या बताई अपनी परेशानियों के बारे में, उसके बारे में देखते हैं कि कौन से ग्रह आपके इस वर्ष में खराब हैं, उन्हीं के आप उपाय करेंगे तो आपका भाग्य इस साल के लिए शुभ रहेगा। हम देख रहे हैं 25 जनवरी जो 2012 से आपका भाग्य शुरू हुआ वो 27% पर आपका भाग्य था। राहु, केतु, बुध और चंद्रमा आपके खराब थे। सबसे जरूरी हमें उपाय करना होगा बुध का, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह यही सबसे बड़ी मानसिक परेशानी देता है। स्टील का एक बेजोड़ छल्ला डालें, खाली घड़ा पानी में बहा दें, केसर का तिलक लगाएं। इन उपायों को आप करें तो आपके बुध शुभ होगा। बुध के शुभ होने से आपके जो चिंताएं और परेशानियां वो कम होंगी। यूँ तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन क्योंकि छोटे से कार्यक्रम में इतना कुछ बताना संभव नहीं, फिर भी हम अजय जी आपको कहेंगे कि लाल किताब संहिता का भी आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, और नहीं तो आप इन 3 उपायों को करेंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी और आपकी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल, ना सिर्फ अजय जी बल्कि हमारे सभी दर्शक जो कि लाल किताब संहिता का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो संस्था में कॉल कर सकते हैं। मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था के नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। और लाल किताब संहिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके 3 मॉडल्स हैं। एक है गोल्ड जो कि 3100 रुपए का है और ये 5 साल तक की जो भी भविष्य के सवाल होते हैं, जो भी भविष्य की उलझने होती हैं, उसके जवाब हमें देता है। ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि बहुत ही आसान से उपाय भी बताता है और आप अपने 5 साल के भविष्य को संवार सकते हैं। दूसरा मॉडल आता है जो कि डायमंड है और जो हमें 10 साल के बारे में बताता है और जिसकी कीमत है 5100 रुपए। तो अगर आप अपने 10 साल तक का भविष्य जानना चाहते हैं, उसे संवारना चाहते हैं तो डायमंड मॉडल आपके लिए है। और अगर आप अपना जानना चाहते हैं, संपूर्ण भविष्य जानना चाहते हैं, 25 साल का भविष्य, 25 साल आपके कैसे बीतेंगे या फिर क्या कुछ रहेगा आपके भविष्य में, क्या शुभ फल होंगे, क्या अशुभ फल होंगे, और वो जो अशुभ फल होंगे आप उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं आसान से उपाय करके, तो प्लेटिनम जो एक मॉडल है वो आपके लिए है जिसकी कीमत है 11,000 रुपए। तो ये जो लाल किताब संहिता है ये आपके लिए है, आपके भविष्य को संवारने के लिए है और भविष्य जो है वो अब आपका आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, सारे सवालों के जवाब होंगे, जीवन की जितने भी उलझने हैं उन सभी उलझनों को आप सुलझा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। अभी एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि 3 मॉडल्स हैं लाल किताब संहिता के, एक है गोल्ड, एक है डायमंड, एक है प्लैटिनम। तो तीनों मॉडल्स में क्या जो 5 चीजें हैं, वास्तु है, फेंग शुई है, लाल किताब है और साथ ही साथ जो वैदिक उपचार है, क्या 5 मॉडल्स में, जो तीनों मॉडल्स हैं, माफी चाहूंगी, तीनों में ये सब चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, केवल इसमें वर्षों का अंतर है जी। कि गोल्डन मॉडल के अंदर 5 वर्ष और डायमंड के अंदर 10 वर्ष और प्लैटिनम के अंदर 25 वर्षों का जो फलादेश है वो सम्मिलित है। फेंग शुई के उपाय, वास्तु के उपाय, भाग्य रत्नों के उपाय, बाकी सब सेम है जी, बाकी सब बिल्कुल एक जैसा है। तो लाल किताब संहिता मंगवाइए और आपका जो भाग्य आप चाहते हैं, आपका जो जीवन आप चाहते हैं, जो भविष्य आप संवारना चाहते हैं वो आपका अपना होगा, सारी खुशियां आपके करीब होंगी। अभी आचार्य जी हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन चलते चलते आपसे एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ। लाल किताब संहिता के बारे में आप इतनी सारी जानकारियां दे रहे हैं, तो लाल किताब संहिता, बहुत से लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि अरे क्या जरूरत है, जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता रहे, इतने साल कट गए और काट लूंगा। क्या इस तरह की सोच रखना जायज है एक इंसान के लिए, या उसे लाल किताब संहिता की तरफ जरूर जाना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो भाग्य प्रतिशत है वो 100% है। 100% का मतलब है कि यदि आपने सुरक्षा चक्र के उपाय किए वो तभी 100% है। यदि आपने उपाय नहीं किए तो 100% नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने उपाय किए या नहीं किए। हाँ। हम तो इसका भाग्य कैलकुलेट करते हैं और ये मानते हैं कि वो उपाय कर लेगा। बिल्कुल। तो यदि आपने लाल किताब संहिता के उपाय किए हैं तो वो 100% का फायदा आपको तभी मिल पाएगा, अन्यथा वो 100% भाग्य भी 0% पर होगा और हम देख लेंगे कि वहां पर स्थिति उसकी कमजोर बनेगी जी। तो ऐसी स्थिति में लाल किताब संहिता के उपायों को अवश्य करना चाहिए। यदि आप इनको करते हैं तो आपका जब भाग्य बढ़ता है
तो आपको उस बढ़त का फायदा होता है। लेकिन यदि कम है तो यदि आप तब उपाय करते हो तो परेशानी आपकी कम होगी। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर लाल किताब को अपनाना, लाल किताब के उपायों को अपनाना, लाल किताब संहिता को अपनाना आप सभी के लिए फायदेमंद है। और कितनी बार मैंने ये सुना है कि शादी का योग था, शादी नहीं हो पाई, 2 साल पहले योग था। जब योग था तो शादी क्यों नहीं हो पाई? क्या उसके लिए भी कोई उपाय होते हैं कि एक सही समय पर एक योग होता है और उस योग का हम फायदा ना उठा पाए? उसके लिए कुछ उपाय लिखे गए हैं क्या लाल ऐसा किताब ऐसा संहिता में? बहुत सारे केसेस के साथ हुआ है कि पहले उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया कि शादी का योग कब शुभ था। ना सिर्फ शादी का बल्कि जीवन के हर पड़ाव के योग मकान होते का, होंगे। शादी हाँ, का, और भी बहुत सारे ऐसे योग है जीवन में। तो वो उन्होंने उस समय उसका फायदा नहीं उठाया, अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ दिए। हाँ, लेकिन जब बाद में समय आया तो उस समय वो शादी का अच्छा मौका ही नहीं मिला, यानी कि योग ही नहीं बना। और योग ही नहीं बना तो कहीं तो ऐसा हुआ कि वो कुंवारे ही रह गए। तो यदि छोटी उम्र में शादी का योग है तो छोटी उम्र में कर देनी चाहिए, जैसे 22, 23, 24 सालों के अंदर। लेकिन यदि इन सालों में अच्छा योग नहीं आ रहा, यहीं कहीं शुक्र और सूर्य की लड़ाई है, शुक्र कहीं खराब चल रहा है, या कई बार शुक्र मंदा होता है तो हम बोलते हैं 25, 26 और 27 इन 3 सालों में शादी ना करो। तो ऐसे वर्जित योगों का यदि आपको पता है तो आप उन सालों में शादी ना करें। और कई बार तो मैंने ये देखा, एक केस मेरे पास है, मुझे ध्यान है कि मैंने मना किया कि आप 25, 26 और 27 इन 3 वर्षों में इस लड़के की शादी ना करें। और वो कहने लगे कि पेरेंट्स की लड़का बहुत अच्छा है, यूएसए में है, बहुत कमाई है उसकी, और ऐसा रिश्ता हमें मिलेगा नहीं। 1 साल के अंदर अंदर वो लड़की वापिस आ गई और उसका जीवन बर्बाद हो गया। ओह, तो ये इसलिए हुआ कि शुक्र उसका मंदा था, क्योंकि शुक्र 1, 6 और 9 में मंदा है। यदि ऐसे समय में आप 25, 26, 27 साल में शादी करोगे तो शादी टूटने का ज्यादा योग रहेगा। लेकिन लाल किताब संहिता आपको पहले से ही आगाह करती है कि आप इन वर्षों में शादी ना करो, अन्यथा आपके लिए अशुभ प्रभाव आ सकता है। जी आचार्य जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। लाल किताब संहिता में वैदिक उपाय की आपने चर्चा की है, तो वैदिक उपाय, क्योंकि उपाय जो है वो कई बार इतने ज्यादा बड़े बड़े बता दिए जाते हैं कि समस्या छोटी लगती है और उपाय उससे कहीं ज्यादा गंभीर और बड़े दिखाई देते हैं। वैदिक उपाय क्या बहुत ही आसान और सरल होते हैं? वास्तव में देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं वो ज्यादा कठिन हैं, ज्यादा जी। खर्चीले हैं। जी, यदि आपको यज्ञ बता दिया गया तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आपका यज्ञ का ही आ जाएगा। अच्छा अच्छा, यदि कोई दान की कोई क्रिया बता दी गई तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। गाय दान बता देंगे हाँ। तो आदमी कहाँ से करेगा यदि उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लाल किताब एक ऐसे किताब है, ऐसे पवित्र ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम बड़े सस्ते और सटीक उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। और वो उपाय तुरंत असर देने वाले हैं। इसीलिए मैं ज्यादा महत्व देता हूँ लाल किताब को, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के उपाय प्राचीन ऋषियों ने लिख दिए, लेकिन आज के युग में वो उपाय लिखे गए थे राजे महाराजाओं के लिए, गरीब आदमी के लिए वो उपाय नहीं लिखे गए थे। लेकिन आज यदि एक साधारण व्यक्ति उन वैदिक उपायों को करता तो उसकी जेब उसे अलाउ नहीं करती। जी। आज के युग के अंदर लाल किताब के उपाय ही आप करें तो ही आपकी जो बजट है उसके अंदर आएगा, अन्यथा उस बजट से बाहर होगा और आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो आपके दुख का निवारण नहीं होगा। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दर्शकों को अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि अरे ये उपाय मैं कैसे करूंगा या करूंगी, बहुत ज्यादा खर्चीले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम में लाल किताब संहिता में जो उपाय बताए गए हैं वो बहुत ही साधारण और सटीक और कहते हैं कि कम खर्चीले होते हैं। बिल्कुल। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लाल किताब संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है, एक ऐसी मैं तो कहूंगी चाबी है आपकी खुशियों की। अगर आप इस चाबी को अपने घर पर लाते हैं तो यकीन मानिए वो जो खुशियों का ताला है वो जरूर खुल जाएगा। अब आप अपनी खुशियों को दूर मत होने दीजिए। जिन खुशियों को आप यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं वो खुशियाँ आपके बहुत करीब हैं। बस एक फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।